नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 फरवरी 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में दो आर्टिकल तो मेन है जिनके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। पहला आर्टिकल तो रहेगा ये वर्किंग विद ब्लॉकचेन। देखो, ब्लॉकचेन के लिए ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शंस के टाइम पे ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा सकता है, या कोई भी और जैसे कि फूड सब्सिडी प्रोवाइड करना या फिर जो फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू, तो उसमें ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा सकता है। पर उसमें कुछ कंसर्न्स हैं। कल हमने देखे थे कि जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो अब यहाँ पर हम बात करेंगे। ब्लॉकचेन के संबंध में हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल जो हम देखेंगे डिटेल में वो रहेगा ये वाला नीचे, आवर फेट्स आर टाइड टुगेदर। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि इंटरनेशनली जो भी इश्यूज़ हैं जिनको हम ग्लोबल इश्यूज़ बोल सकते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या उसके बीच में मेन हर्डल आ रही है। बाकी दो आर्टिकल्स हैं जिनमें से एक आर्टिकल ये वाला रहेगा, बीइंग थिन स्किन। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया अपनी पार्लियामेंट में कि भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले इंडिविजुअल्स जिन्होंने खुद से वॉलंटरीली डिक्लेयर किया है कि हाँ उनके अगेंस्ट में कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, वो लोग अभी एमपी या एमएलए बन करके बैठे हैं, ठीक है। तो इस केस में इस बात को दिल्ली की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट किया गया कि भाई हमारे लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हो। बट एडिटर जो है वो कुछ अपना ओपिनियन देना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखेंगे। तो तीन आर्टिकल्स है और एक चौथा आर्टिकल है हु वी आर। इस आर्टिकल में भी हम थोड़ी नज़र डालेंगे कि वाकई में हम हैं कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या कहता है और रियल सेंस में हम क्या हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इनको सबको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल, आर फेट्स आर टाइड टुगेदर। इस आर्टिकल को लिखा है एंटोनियो गुटेरेस ने। ये देखो हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है। इनका ये कहना है कि मैंने बहुत टाइम बिताया है और वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस करने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि अभी जो सिनेरियोज हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज, कोविड, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमें साथ में मिलकर के टैकल करना होगा। इसका मतलब ये कि इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि जब तक एक प्रॉपर ग्लोबल डिसीजन मेकिंग नहीं होगी तब तक इन थ्रेट्स को हम कवर नहीं कर पाएंगे। पर बातें तो बहुत होती हैं, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। देखो आज के टाइम पे कोविड, क्लाइमेट, अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट या फिर जो अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी की इनकी बात कर लो, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे लगाम एक साथ सब मिल करके लगा सकते हैं। अकेला एक कोई कंट्री लगाना चाहे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में राइटर का ये कहना है कि हर तरफ अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीनेशन, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कोविड को हमने एक ग्लोबल इशू माना। अब ग्लोबल इशू का मतलब ग्लोबल कम्युनिटी को साथ में आके उसको हैंडल करना होगा, बट उसमें भी अगर उसको सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारा गैप या इनइक्वालिटीज़ इमर्ज होती हुई दिख रही है, जिनमें से एक तो है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अनफेयर और अनईक्वल, मतलब सब लोगों को एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और अगर है भी तो कुछ लोग जो जिनके पास पैसा है या फिर जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहते हैं उनको तो जल्दी से एक्सेसिबिलिटी मिल रही है वैक्सीन्स की, बाकियों को नहीं मिल रही। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो वो तो इनइक्वालिटी से भरा पड़ा है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और ज़्यादातर लोगों के पास में बहुत कम पैसा है, या फिर वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। क्लाइमेट क्राइसिस, जिसमें ये मुद्दा हमारे पास में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि 1992 के रियो समिट, जो अर्थ समिट हम जिसको बोलते हैं, उसके बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कुछ ज़्यादा ही क्लाइमेट को हार्म पहुंचाया है तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। पर वही चीज़ है कि क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लो कि आज जिस तरीके से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नया नया मेथड, नए नए तरीके, तो बोलो उनको रेगुलेशन में ही नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि एक कंट्री है वो उन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा ये कहता है कि हम तो बिल्कुल ही ओपन नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से जो एक गैप है, एक कंसेंसस जो नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स लगातार बनती चली जा रही हैं। तो राइटर जो है ना यहाँ पर दो फंडामेंटल रीजंस बता रहे हैं कि ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, क्यों हम इनको टैकल करने में अनेबल हैं, क्यों हम इनको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला जो इशू है दैट इज कि भाई
पॉलिसी मेकिंग होती है ना, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा असर आने लग गया है, और असर होता भी है, ये चीज़ ये खुद भी एक्सेप्ट करते हैं। बेसिकली एंटोनियो गुटरेस ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब पोर्चुगल के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इनका ये कहना है कि चाहे कितना ही आप फॉरेन इश्यूज पर फोकस करो, बट जो इंटरनल अफेयर्स है ना किसी भी कंट्री के, वो हाईजैक कर लेते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को। मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का असर आए बिना रहता नहीं है एक कंट्री के इंटरनेशनल आउटलुक पे। तो मुद्दा क्या है कि ग्लोबल गुड की बजाय हम हमारे सिटीजन्स के बारे में या हमारे नेशन के बारे में, हर एक कंट्री अपने अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है, और इसी की वजह से कंट्री जब सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाता है तो उस चक्कर से जो ग्लोबल कम्युनिटी को एक सॉलिडरिटी या सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है कोविड। देखो हर एक को पता है कि SARS-CoV-2 दैट मीन्स कोविड-19 जो है वो नेशनल बॉर्डर्स की बिल्कुल भी केयर नहीं करता। ठीक है, चाइना से शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया। पर जब तक हम एक एक इंडिविजुअल को, या फिर हम कहें यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक क्या इस वायरस के इस कहते हैं ना रिस्क को हम खत्म कर पाएंगे? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में हमें वैक्सीनेशन के लिए एक ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान बनाने की ज़रूरत है, जिसमें सभी गवर्नमेंट जब तक साथ आकर के काम नहीं करेगी, जब तक एक भी बंदा इस अर्थ प्लेनेट पर प्रोटेक्टेड नहीं होगा कोविड के अगेंस्ट में, तब तक आप कितना ही अपनी खुद की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दो, नया कोई वेरिएंट आएगा और फिर से इन्फेक्शन कर देगा। जैसे हम बात करें डेल्टा, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन अभी रिसेंट आउटब्रेक रहा, ठीक है, तो ओमिक्रॉन का कहाँ पर डिटेक्शन हुआ? साउथ अफ्रीका में। अब आप ये देखो कि कहाँ साउथ अफ्रीका, और वहाँ से आप यहाँ पर पहुँच गए हो, तो कल को ना कहीं कोई अफ्रीकन दूसरे कंट्री में कहीं पे कोई म्यूटेशन हो गया कोविड के करंट वेरिएंट्स में, तो कोई नया वेरिएंट आ जाएगा। तो ऐसे में क्या आप इस बीमारी को कंट्रोल कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो पहला मुद्दा तो क्या हो गया कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो अपना इम्पैक्ट छोड़े बिना नहीं रहते। तो एक तो ये कारण है कि ये ग्लोबल कम्युनिटी साथ में क्यों नहीं आती। इसके आगे फिर दूसरा जो पॉइंट आता है राइटर के द्वारा, जो दूसरा रीजन जो दिया जा रहा है वो ये कि हमारे पास में ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के नंबर्स में कमी नहीं है, पर मुद्दा क्या है, जो नेसेसरी रिफॉर्म्स आने चाहिए, जो जियोपॉलिटिकल डिवाइड है उसका पूरा असर हमें देखने को मिल रहा है इन इंस्टीट्यूशंस में, और ये इंस्टीट्यूशंस हैं वीक होते चले जा रहे हैं। जैसे कि WHO का कितना इंपॉर्टेंट रोल था इस ग्लोबल पेंडेमिक को रोकने में, पर क्या WHO सक्सेसफुली काम कर पाया? बिल्कुल भी नहीं। इवन पैरालाइज्ड और हो जाते हैं ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, कारण कि पूरी दुनिया में दो तरीके के लोग तो मिनिमम होते हैं, जो एक बात इधर लेके जाते हैं तो दूसरे वाले इधर। जैसे चाइना US की राइवलरी मान लो, या फिर कोई और राइवलरी मान लो, कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरा वर्ल्ड 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलता है। तो उसकी वजह से ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जिनको एक डेमोक्रेटिक मैनर में काम करना चाहिए वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, वो काम ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अनदर इंस्टीट्यूशन दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पर अनडेमोक्रेटिक मैनर में काम होता है। ठीक है, वीटो पावर की बात आ गई फिर से कि एक कंट्री ने अगर वीटो कर दिया परमानेंट 5 मेंबर्स में से, तो वो रेजोल्यूशन ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे में 15 कंट्रीज में से अगर 14 जने भी हाँ कर रहे हैं और एक ने अगर मना कर दिया, तो वहीं पर वो रेजोल्यूशन खत्म हो गया। तो ऐसे फिर कौन सा डेमोक्रेसी का आप सिस्टम मतलब अपहेल्ड कर रहे हो? तो ऐसे में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी बात कर लो, IMF, वर्ल्ड बैंक, कुछ कंट्रीज़ की वहाँ पर पकड़ है। तो उसकी वजह से जिन कंट्रीज़ के कमी है या फिर जो कमज़ोर है या पुराने टाइम पे या फिर कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो गुलाम रह चुके हैं, उन कंट्रीज़ को आप कैसे प्रमोट करोगे? इन शॉर्ट, ग्लोबल गवर्नेंस फेल हो रही है जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना चाहिए उसको डिलीवर करने में। ठीक है, तो ऐसे में नेशनल और ग्लोबल सेल्फ इंटरेस्ट, इन दोनों को साथ में लाना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए क्या किया जाए? एक क्रिटिकल ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए अवेयरनेस, फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ, लिवेबल क्लाइमेट, इसके लिए क्या हो कि कैसे भी करके ह्यूमैनिटी को ही इसके लिए सोल्यूशन निकालने होंगे। क्योंकि ये चैलेंजेस किसके लिए हैं जी? क्लाइमेट, ये कोविड जैसी प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज और ये सारे, ये ह्यूमैनिटी के लिए चैलेंज है। अगर हम एक शांतिपूर्ण विश्व चाहते हैं, अगर हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए, सभी की डिग्निटी, सभी एक अच्छी खासी ज़िंदगी जिए, तो उसके लिए क्या होगा जी? इस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सॉर्ट आउट करना होगा। यहाँ पर जो नेशनल सॉवरेनिटी का जो क्वेश्चन आता है ना, उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो
कि मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, या फिर कह दो कि ग्लोबल गोल या ग्लोबल गुड को अचीव करने के लिए अगर हम साथ में मिलकर के काम करें, नेशनल बाउंड्रीज को अगर हम थोड़ा सा साइड में रख दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरा, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी तभी काम कर पाएंगे, और ये पैंडेमिक ने हमें अच्छे से सिखाया है कि हम किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जब तक एक भी बंदा सेफ नहीं है तब तक कोई भी सेफ नहीं है। तो ऐसे में वर्ल्ड के जो मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल कोविड, हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। मॉलडीव्स की बात कर लो, या जो पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, जो छोटे कंट्रीज़ हैं जिनके पास में आइलैंड ही आइलैंड है, अब वहाँ पर अगर क्लाइमेट चेंज अगर बढ़ता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सी लेवल राइज होता है, तो वो तो डूब जाएंगे। तो ऐसे में उन कंट्रीज़ की हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट वही चीज़ है कि एक पैराडॉक्स जो है ना ग्लोबल पॉलिसी में, कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उनके अलग अलग स्टेटमेंट देखो कि कितनी बढ़ चढ़ कर के बातें की जाती है कि हाँ वाकई में हमारी ह्यूमैनिटी के लिए इतना क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, हमें साथ में मिलकर के काम करना चाहिए, कोविड बहुत बड़ा इशू है, साथ में मिलकर के काम करना चाहिए। बट रियलिटी में जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, तब हमें पता पड़ता है कि सब अपने अपने कंट्री के लोगों को फेवर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि उनको फिर बाद में अपनी खुद की वोट बैंक, डेमोक्रेटिक कंट्रीज रह गए सारे के सारे ज़्यादातर, तो अपनी, और दूसरा नेशन का मतलब ही क्या हो गया कि वहाँ पर अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा, अपनी कल्चर के बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं निकल पाता। इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं उनको अपनी पॉलिटिकल विल दिखानी होगी। हमें ज़रूरत है कि मल्टीलैटरलिज्म को रीइनविगोरेट करें, मतलब रीवैम्प करें, रिन्यू करें, जो भी कमियां हैं उनको ठीक करें, ग्लोबल गवर्नेंस में जो चैलेंजेस हैं उनको साथ में मिलकर के टैकल किया जाए, तब जा करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। नहीं तो ये केवल बातें ही चलती, कहते हैं ना टॉक शॉप है, केवल बातचीत होती रहती है और कुछ ही नहीं है, कुछ आउटकम निकल नहीं रहा है। तो यही मेन यहाँ पर कंसर्न है यूएन के सेक्रेटरी जनरल का। ठीक है, तो बोले ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम, ह्यूमैनिटी की एंजाइटीज़ का आंसर भी ह्यूमैनिटी को ही निकालना होगा। ह्यूमन सफरिंग्स बहुत हैं, उनको ठीक करने के लिए हम ऑब्लाइज्ड हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर बात ठीक नहीं होगी, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें टाइम पे रिफॉर्म नहीं लाए गए तो ऑलरेडी पब्लिक का जो ट्रस्ट है ना इन इंस्टीट्यूशंस में, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका है। तो ऐसे में इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, मिसट्रस्ट, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ये ऐसे इश्यूज हैं जो कि हर एक सोसाइटी में अपनी, कहते हैं ना, छाप छोड़े बिना नहीं रहते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी को साथ में ही आना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वर्किंग विद ब्लॉकचेन। आर्टिकल को लिखा है शुभाशीष बनर्जी और सुबोध शर्मा के द्वारा। देखो इस आर्टिकल में ये बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन को लेकर के हर कोई इस तरीके से सोच रहा है कि ये जैसे पेनेशिया है, या फिर कह सकते हैं ना एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ किया जा सकता है बहुत जगह पे, और इससे संबंधित कंप्यूटर साइंस के जो इंजीनियर हैं, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी, हर जगह पे क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके पीछे जो मेन टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, या फिर ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि डाइवर्स फील्ड्स के लिए ये सॉल्यूशन के तौर पे काम में लिया जा सकता है। पर राइटर हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ क्लैरिटी या इन डेप्थ जा कर के स्टडी करें ना ब्लॉकचेन की जो फंक्शनिंग है उसको, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, रिस्की है, और अगर हम समझे कि अभी जिस तरीके से हम अलग अलग एप्लीकेशन के लिए तुक्कों में बात कर देते हैं कि अलग अलग सेगमेंट के लिए, जैसे डिजिटल करेंसीज को लॉन्च करने की बात की जा रही है अलग अलग बैंकों के द्वारा खुद की, है ना। चाइना भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहा है, इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए ही हैं, बजट में भी अनाउंस किया गया है कि हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो लॉन्च कर देंगे, या जिसको हम डिजिटल रुपी बोल रहे हैं। ठीक है, यूएसए ने भी वाइट पेपर इंट्रोड्यूस किया है अपनी कांग्रेस में, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट में। तो सवाल ये है कि एक बार हमें प्रॉपर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है ना, हम किस जगह पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना चाहते हैं, पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की फंक्शनिंग को हमें समझना होगा। देखो एक अगर पूरी थीम को अगर हम समझे ना, ब्लॉकचेन एक सीक्वेंशियल अपेंडेड पब्लिक बुलेटिन के तौर पे काम करती है। जैसे कि आप मानो कि इसमें दो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब मेन जो ब्लॉकचेन जब भी काम करती है ना, तो दो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर आप मल्टीपल पार्टिसिपेटिंग पीयर्स को एक साथ लेकर के आओगे और वो काम करेगा कंसेंसस बेसिस पे। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले सहमति होगी दो इंडिविजुअल्स के बीच में और तब जाकर के वो फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, देखो इसमें सेंट्रलाइजेशन की बजाय डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया जाता है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म आपने बना दिया और वो प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में जितने भी यूजर्स हैं उनका यहाँ पर एनरोलमेंट हो जाता है। वो एनरोलमेंट भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके हिसाब से वो एनरोलमेंट कर लिया जाएगा। अब मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ए और बी के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन होना है और यहाँ पर ए और बी अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ए को बी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बी को ए पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के बीच में सहमति होनी चाहिए कि नहीं, पहली चीज। दूसरा, यहां पर कितने यूजर्स आपने कनेक्ट कर रखे हैं, इन सभी यूजर्स का जब तक एक साथ एक चीज पर कॉन्फिडेंस, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सबकी सहमति नहीं होगी कि हाँ जी प्लेटफॉर्म वेल प्रूव्ड है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाला है, तो वो सहमति नहीं आएगी तब तक ये काम ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एक अपने आप में मल्टीपल पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं और वहां पर इंपॉर्टेंट टूल काम करेगा कंसेंसस प्रोटोकॉल, कि भाई सहमति तो होनी ही चाहिए। तो पहला काम तो ये हो गया। इसमें क्या होगा कि अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर में नंबर ऑफ पीयर्स काम करेंगे। अब इसमें ये भी हमें मानना पड़ेगा कि सारे जो पीयर्स हैं वो सारे के सारे ऑनेस्ट हैं। दैट मीन्स कोई भी घपलेबाज नहीं है। कोई पता पड़े कोई हर्षद मेहता निकल गया, किसी ने घपला कर दिया, पैसा इन्वेस्ट करवा लिया कुछ भी करवा करके, तो ऐसे में ये भी मानना पड़ेगा कि हाँ जी सबको एक दूसरे पर विश्वास है या जिसके साथ में वो डील कर रहे हैं उस पर पूरा विश्वास है। जबकि यहाँ पर ब्लॉकचेन में क्या है कि जब भी कोई यूजर ए और बी है, मान लो ए और बी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, तो यहां पर ए अपनी आईडी ही शेयर करता है, ना कि अपनी डिटेल्स कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, क्या करता हूं, ये डिटेल्स शेयर नहीं करता है। एग्जैक्टली बी भी यही करता है, केवल अपनी आईडी जो इस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है वो ही ए के साथ शेयर करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आईडी या प्रिवेसी को मैनेज करने के चक्कर में यहां पर ट्रांसपेरेंसी का कोई स्कोप दिख नहीं रहा। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म कब सक्सेसफुल होगा, जब एक दूसरे के लिए वो लॉयलिटी दिखाएंगे, वफादारी दिखाएंगे। क्योंकि कोई चोर हो सकता है, एक भी चोर हुआ तो पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि वाकई में ब्लॉकचेन को हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। तो पहला मुद्दा तो आ गया क्या, पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे होते हैं और ये मानना कि भाई यहाँ पर सारे के सारे ऑनेस्ट है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि यहाँ पर आप देख सकते हो बुलेटिन बोर्ड इज इम्यूटेबल। दैट मीन्स एक बार अगर आपने किसी ने कोई प्लेटफॉर्म या इस प्लेटफॉर्म पे कोई नया फॉर्मेट तैयार कर दिया है ना ब्लॉकचेन बेसिस पे, तो उसको बाद में चेंज करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि एक बार अगर प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, बहुत सारे यूजर्स आपके पास में है, किसी यूजर को वो परफॉर्मा या फिर जो प्लेटफॉर्म पे तैयार किया हुआ जो स्ट्रक्चर है वो पसंद नहीं आया, तो वो अगर चेंज कर दे, तो मान लो ए ने भी चेंज कर दिया अपने हिसाब से, बी ने भी कर दिया, सी ने भी कर दिया, तो ऐसे में तो फिर बाद में इंटरफेस क्या सभी के लिए फ्रेंडली रहेगा? ए तो अपने हिसाब से उस प्लेटफॉर्म को चेंज करेगा, बी अपने हिसाब से करेगा, सी अपने हिसाब से। तो यहां पर मुद्दा क्या आ गया कि इस प्लेटफॉर्म को जो ब्लॉकचेन का जो आप यूज़ कर रहे हो कॉन्सेप्ट, इस ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से फ्रेम करोगे जिससे कि बाद में कोई चेंज ना कर सके, नहीं तो अपनी मनमानी करनी शुरू कर देंगे, इतने सारे यूजर्स होंगे। तो ये इम्यूटेबल हो गया। अब इम्यूटेबल एक बार अगर हो गया, इसका मतलब ये है कि ऑल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा इसमें। तो पार्टिसिपेटिंग जो पीयर्स हैं वो फिर क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं खुद के मटेरियल को, या फिर जो भी बुलेटिन है फॉर एग्जांपल कि ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में कितना कितना हुआ, उससे संबंधित लेन देन को वो कॉपी कर सकते हैं अपनी खुद की इच्छा पे। तो ये दो तरीके हैं, ये दो चीज़ें हैं जो हमें समझनी होती है क्रिप्टो करेंसी में। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी बोल रहा हूँ, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिसेंट्रलाइज मैनर में काम करती है, जहाँ पर यूजर्स बहुत सारे होते हैं और उन यूजर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रोविजन वहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जो यूजर है वो अपने हिसाब से जिस भी दूसरे यूजर के साथ लेन देन करना चाहता है उसके साथ लेन देन कर सकता है। ठीक है, पर इसमें ये एक जरूरी है कि उन यूजर्स को एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि यहां पर एक जो फ्रेमवर्क है वो तैयार कर दिया जाता है जिसको हम बोलेंगे बुलेटिन बोर्ड, जहां पर ये होता है कि किसने कहां पर किससे लेन देन की। अब उस बुलेटिन बोर्ड में भी क्या होता है जी, इन्फॉर्मेशन क्या है, इन यूजर्स की आइडेंटिटी से रिलेटेड कि किसके बीच में कितने रुपए की या क्या लेन देन हुआ है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है।
तो ऐसे में ये बुलेटिन बोर्ड जो होगा वो एक बार लॉन्च हो गया ना, उसके बाद में इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। हाँ, यूज़र जो है वो अपने हिसाब से अपने मन में आए जिससे लेन देन कर सकते हैं, बट ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें रेगुलर चेंजेस नहीं लाए जा सकते। तो ये दो इंपॉर्टेंट एसेंस आती हैं क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। अब देखो बात ऐसी है कि अगर प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज़ करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है, जैसे कि अब गवर्नमेंट यूज़ करती है तो गवर्नमेंट के पास में तो अपना तरीका है, पर अगर प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट सेगमेंट में जहाँ पर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा कोई लेन देन नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप उन्हीं पीयर्स को या उन्हीं यूजर्स को आप कनेक्ट करोगे जिनके बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है। क्योंकि आपको क्या चाहिए, ऑनेस्टी तो चाहिए ना सबकी, क्योंकि एक भी अगर गफलेबाज हुआ तो बाकी सबकी वो बिगाड़ देगा सारा जो स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, प्री आइडेंटिफाइड पार्टिसिपेटिंग पीयर्स होने चाहिए। अब सवाल यहां पर ही आ जाता है कि क्या सबको आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर मुद्दा आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन का। अब डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हो, पीयर्स हैं उनके बारे में पहले आइडेंटिफिकेशन ले रहे हो, तो क्या यहाँ पर दूसरा कोई, मान लो कि नया ही कोई एंट्री लेने वाला इंडिविजुअल वहाँ पर क्या फ्रीली पार्टिसिपेट कर पाएगा? तो ऐसे में डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ चला जाएगा। कारण कि जब तक आप एक परमानेंट फ्रेमवर्क तैयार नहीं करोगे तो ब्लॉकचेन काम नहीं करेगी, और ये परमानेंट फ्रेमवर्क तैयार कौन करेगा? जो लॉन्च करने वाले कंपनी है वो। तो ऐसे में इस फ्रेमवर्क की जो एक्चुअल में कमांड है वो किसके हाथ में है? वो तो किसी ना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में ही होगी ना। तो ऐसे में तो फिर आप अगर टाइम के साथ में अपने फ्रेमवर्क को या जो आपने जो सिस्टम तैयार किया उसको अपग्रेड नहीं किया तो वो आउटडेटेड हो जाएगा, तो वैसे भी सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो ऐसे में मुद्दा आ गया कि बात तो हम डिसेंट्रलाइजेशन की कर रहे हैं, बट रियल सेंस में अगर देखें ना तो सेंट्रलाइजेशन से ज़्यादा हटकर कोई काम नहीं होगा इस मॉडल पे। ठीक है, एक ये कंसर्न राइज कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहां पर प्रिवेसी को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें कि भाई एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को केवल आईडीज को की ही शेयर करेगा। अब यहां पर अगर एक इंडिविजुअल ए दूसरे इंडिविजुअल बी के साथ में लेन देन करता है ना, तो उनके बीच में स्टेटमेंट एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट एक्सचेंज का मतलब, मान लो बी के पास में कोई चीज़ है जो कि ए खरीदना चाहता है और ए है उसके अगेंस्ट में पेमेंट करना चाहता है, तो यहां पर बी अगर अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजे ए को कि जी इतने ये है डिटेल मेरे स्टेटमेंट की, ये मेरी आईडी है और ये आप वेरीफाई कर दो, तो ये हो गया प्रूवर। बी कौन हो गया? प्रूवर। ओके, अब बी अपनी जो ये सेगमेंट है ना, अपना जो स्टेटमेंट है, ये किसको भेजेगा? ए को। ए है वो चेक करेगा कि वाकई में बी सच्चा है या झूठा। ठीक है, अब लेन देन में सीधी सी बात है ना, क्लियर तो है नहीं, क्योंकि यहां पर तो केवल आईडी शेयर हो रही है। आईडीज होती है अल्फा न्यूमेरिक 2XBY4332, कुछ भी हो सकता है वो। अब यहां पर बी कौन है, नाम नहीं पता, पता नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो इस केस में बी क्या करेगा? कॉन्फिडेंस दिलाएगा ए को कि आप चिंता मत करो, मैं ही हूं जिससे आप बात करना चाह रहे हो। तो वो वेरिफिकेशन के लिए बी भेजेगा डॉक्यूमेंट को ए के पास में, तो बी हो गया प्रूवर। अब ए है वो इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा अलग अलग स्टेटमेंट्स के बेसिस पे, और ए हो जाएगा वेरीफायर। अब बी जो है, अब ये वेरिफिकेशन करवाएगा ना इस स्टेटमेंट का, तो उसके लिए ज्यादा कुछ शेयर नहीं करेगा। कुछ इंफॉर्मेशन जो भी शेयर करेगा वो स्टेटमेंट में लिखी हुई बातें है ना, उन्हीं को वेरीफाई करवाएगा। अब इसमें कितनी एम्बिगिटी है कि क्या वेरीफाई करवा रहे हो फिर आप यहां पर? तो मुद्दा यहां पर क्या आ गया कि ये जो जीरो नॉलेज प्रूफ है, इस कॉन्सेप्ट को जीरो नॉलेज प्रूफ बोलते हैं, जिसमें एक प्रूवर होता है, एक वेरीफायर होता है, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, जिससे कि प्रूवर जो है वो वेरीफायर को कॉन्फिडेंस दिला सके कि मैं वही हूं जिससे आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में जीरो नॉलेज प्रूफ वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैनेज करना अपने आप में बहुत माथापच्ची वाला काम है। तो इस केस में क्या आ जाता है कि यहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है। कल हमने देखा भी था ना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें 10 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या 10-10 मिनट तक वेट करोगे? तो ये टाइम कंजम्पशन वाला मुद्दा भी आ जाता है। दूसरा कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, यहाँ पर केवल वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे लेन देन होता है। तो क्रिप्टो करेंसी को माना तो ये जा रहा है कि भाई पेनेशिया है या फिर जो ब्लॉकचेन है वो बहुत बड़ा काम करने वाली है, पर मुद्दा ये है कि क्या वाकई में ये इतना सोल्यूशन कर पाएगी? ठीक है, तो ये एक चीज़ और आ गई, क्या? जीरो नॉलेज प्रूफ, जिसमें क्या होता है कि भाई
आप एक दूसरे से लेन देन करते हो और लेन देन में केवल वही इंफॉर्मेशन शेयर करते हो जो कि केवल आपको वेरीफाई करवानी है, एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। बोला क्या जाता है, राइट टू प्रिवेसी, भाई प्रिवेसी को बचा करके रखना है हमें कैसे भी करके। तो बोले इस तरीके से वल्नरेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। इसके आगे देखें, फिर राइटर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि कंसेंसस की बात करें, सहमति की। अब आप एक चीज़ बताओ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे बोला जाता है ना कि इलेक्शंस में भी यूज़ कर ली जाएगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होगी, जैसे कि अभी इलेक्शन कंडक्ट कराती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ जी डिसेंट्रलाइज मैनर में आपने ओपनली छोड़ दिया ब्लॉकचेन की तरह और आ जाओ जी वोट दे लो मन में आए जो। तो ऐसे में वोट देने के लिए आप कोई ना कोई आप अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ऐसे में वोट अगर कास्ट किए जाते हैं तो वहाँ पर प्रिवेसी तो आप मेंटेन रख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुद्दा ये है कि किस पर्सन को आपको ऐड करना है वोटर की तरह, किसको रिमूव करना है, ये काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा ना। तो क्या वाकई में ये कोई डिसेंट्रलाइज मैनर में कंडक्शन हो पाएगा? लग तो नहीं रहा। और दूसरी, कंसेंसस की अगर बात करें, सहमति की अगर यहाँ पर बात करें, तो सहमति कहाँ पर आएगी? ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम कर रही है और उस अथॉरिटी को ये चीज़ पावर भी दी हुई है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के साथ में मैच नहीं हो रही है। तो क्या वाकई में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में ब्लॉकचेन की प्रॉपर यूटिलिटी है? तो इस चीज़ को अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का, ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका इलेक्शन में सक्सेसफुली यूज़ करना ये मुश्किल है। फिर आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात की जा रही है, वहाँ पर भी हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था कि कितने सारे इश्यूज हैं। सबसे पहला इश्यू तो ये आ जाएगा कि भाई आरबीआई अगर डिजिटल करेंसी लॉन्च करे क्रिप्टो ब्लॉकचेन के बेसिस पे, तो क्या आरबीआई अपनी रेगुलेशन नहीं रखना चाहेगा? अगर आरबीआई अपनी रेगुलेशन नहीं रखेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज मैनर में होती है ब्लॉकचेन तो, और अगर आरबीआई अपनी रेगुलेशन नहीं रखेगा तो फिर रेलेवेंस क्या रह जाएगी आरबीआई की? और जब आरबीआई की खुद की पकड़ ही नहीं है करेंसी पे, तो नेशन जो है या स्टेट जिसकी हम बात करते हैं सरकार, तो उस सरकार का क्या लेन देन रह जाएगा? तो बोले यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को लेन देन में ही बहुत बड़ा मुद्दा फंस रहा था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर एप्लीकेशन की बात करें, जैसे हमने पब्लिक बुलेटिन बोर्ड की अगर बात करी, पब्लिक बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या हो गया कि भाई एक बार अगर जो फ्रेमवर्क तैयार हो गया और उस फ्रेमवर्क में ही मिलकर के सभी को पीयर्स को काम करना होगा, जो कि इम्यूटेबल है, दैट मीन्स अनचेंजेबल है, तो अगर कोई चेंज ही नहीं कर पा रहा है तो फिर वहाँ पर कैसा डिसेंट्रलाइजेशन है? दैट मीन्स केवल डाउनलोडेबल फॉर्मेट तो है आपके पास में, बट ऑल्ट्रेशन ही नहीं हो रहा, तो कैसा डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब तो ये होता है ना कि आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हाथ में पावर दो और वो अपनी पावर को सोच समझ करके एक्सरसाइज करे, जिससे कि दूसरे किसी के राइट तो वायलेट हो नहीं और खुद के राइट्स को वो प्रॉपर्ली एंजॉय कर सके। वो मुद्दा भी यहाँ पर फाइनलाइज नहीं हो रहा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ब्लॉकचेन बेस्ड ही चल रही हैं अभी, है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी की जो करेंसी अब नॉर्मल टाइम्स में हम देखें, एक तो हम करेंसी जो यूज़ करते हैं वो एक मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, वो तो करेंसी का एवोल्यूशन तो भाई कब से शुरू हुआ है? हज़ारों साल लगे हैं तब जाकर के एवोल्यूशन आए हैं। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर उसके बाद में सोने चांदी के इनके जो वो चीज़ें थी, कोई कॉमन चीज़ें ढूंढ ली गई उनके बेसिस पे। फिर आज के टाइम पे जो रुपए, जैसे हमारा रुपी चलता है या फिर यूएसए का डॉलर चलता है, यूके का पाउंड स्टर्लिंग चलता है, ये सारी चीज़ें फिएट करेंसीज हैं। तो ये फिएट करेंसीज तक पहुंचने में लाखों साल, हज़ारों साल लगे हैं हमें, कोई दिनों दिन रातों रात काम नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को इस तरीके से यूज़ करना चाहो कि रातों रात सिस्टम को आप चेंज कर दो, तो बोले ये अपने आप में रिस्क से कम नहीं है। इसके अलावा अगर ये ट्रांजैक्शंस किए भी जाते हैं मान लो क्रिप्टो करेंसीज के बेस पे, तो सवाल ये है, ये तो केवल प्रिविलेज सेक्शन, जिनके पास में पैसा है, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, वो कर सकते हैं। क्या एक गरीब या दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि अभी भी गरीबी के चंगुल में जी रहा है, क्या वो लोग एक्सेसिबल कर पाएंगे? तो यहाँ पर कोई भी सब्सटेंशिएटेड एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है कि आप जो सोवरन फिएट करेंसी है उसको आप रिमूव करवा दो किसी भी डिजिटल करेंसी के बेसिस पे। तो करेंसी के बेसिस पे यूज़ करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आगे आ जाओ कि भाई आज अगर देखें तो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके बारे में अगर बोला भी जाता है
कि हाँ जी ये बहुत बढ़िया है, अपने आप में बहुत गजब का डिसरप्शन है, तो एक बार अगर हम सोचें तो इनमें तो केवल हैश पजल्स हैं, मतलब मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स हैं जिनको सॉल्व करके क्रिप्टो करेंसीज प्रोड्यूस की जाती है। इसका मतलब माइनिंग के लिए, क्रिप्टो करेंसीज प्रोड्यूस करने के लिए जो माइनिंग की जाती है उसके लिए एक आपको हेल्दी कंप्यूटर और आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कमांड अच्छी होनी चाहिए, तो आप क्रिप्टो करेंसीज जनरेट कर पाओगे। इसका मतलब तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे क्रिप्टो करेंसी कोई भी अपनी बना लेगा, तो क्या फिर क्रिप्टो करेंसी की कोई रेलेवेंस रहेगी? आज गोल्ड की क्यों रेलेवेंस बनी हुई है? इसके पीछे बहुत लेवल्स हैं। सबसे पहली चीज़, गोल्ड ऐसे हर कहीं पे मिलता नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ की वैल्यू कब होती है, कोई भी चीज़ वैल्यूएबल कब बनती है, जब उसकी कमी हो और उसकी डिमांड हो। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे में गोल्ड की वैल्यू इसीलिए बनी हुई है क्योंकि नेचर में मिलेगा, उसमें लेबर लगता है, मटेरियल लगता है, एनर्जी लगता ही है, तब जाकर के आप उसको नेचर से निकाल सकते हो। दूसरी चीज़, फिर आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट को देखना होता है, रेगुलेटरी क्लियरेंसेस लेने होते हैं, इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट रेगुलेशंस आप पे लगते हैं, तब जाकर के गोल्ड में कोई लेन देन होना शुरू होता है भाई। और जबकि क्रिप्टो करेंसी में केवल एक सीपीयू, जहां पर आप एल्गोरिदम सॉल्व कर दोगे तो वहां पर केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो इस केस में एक तो मुद्दा आ गया कि कितना इजी गोइंग रहेगा क्रिप्टो करेंसीज को प्रोड्यूस करना, तो आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक की क्या लेन देन रह जाएगी जी। फिर इसके बाद में आ जाओ कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा कंज्यूम होती है जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कितना एमिशन होगा। आज अगर देखें तो कुछ मेगा सिटीज़ में कन्फाइंड है ये क्रिप्टो करेंसीज का जो लेन देन है। वैसे ये बात ठीक है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इन क्रिप्टो करेंसीज में, पर मुद्दा क्या आ जाता है, वो लोग अभी अपनी खुद की रिस्क पे काम कर रहे हैं। आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनका तो स्टेटमेंट कितनी बार आ गया कि भाई क्रिप्टो करेंसीज में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी खुद की रिस्क है, हमारी कोई रिस्क नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ पर प्रॉपर रेगुलेशन है क्रिप्टो करेंसीज का, ना कोई टैक्सेशन से संबंधित। तो मुद्दा क्या आ गया कि भाई अभी तक हमारे पास में प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, केवल थ्योरीज हैं, वो केवल प्लस प्लस बातें बता रही हैं, माइनस बातें नहीं बता रही हैं। नेगेटिविटी को भी हमें समझना होगा क्योंकि हमें सोच समझ करके आगे चलना है, ठीक है ना। तो ब्लॉकचेन अपने आप में एक एलिगेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया है, बोला जा रहा है, पर सवाल यह है कि केवल इसको हवा में उड़ा के और हम केवल ये मान लें कि हाँ जी बहुत ही बढ़िया है, करो इसको, तो वो बात ठीक नहीं है। हमारे पास में प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, इस टेक्नोलॉजिकल आउटकम की वजह से बहुत गजब डिसरप्शंस आ सकते हैं, जो कि आ भी रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। तो ये है जी ब्लॉकचेन का जो मॉडल है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस रह सकते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो अब आपके लिए टास्क है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर योजना की कोई मैगजीन आई हुई है ना, तो आप ज़रूर उसको एक बार पढ़ लेना, जिससे आपका ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर ब्लॉकचेन को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिटेल में पढ़ दो एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये वाला आर्टिकल है बीइंग थिन स्किन्ड। देखो इस आर्टिकल में तो मेन तो यही बताया गया है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ली हेशियन लूंग, इन्होंने अपनी अपनी असेंबली, सिटी स्टेट है सिंगापुर, एक कंट्री है वैसे तो, पर एक सिटी ही है वो, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने असेंबली में अपना स्पीच में एक स्टेटमेंट दिया कि जवाहरलाल नेहरू का जो इंडिया था उसमें कितना ज़्यादा चेंज आ चुके हैं, कि जहाँ पर एमपीज जो हैं लोकसभा में, जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस भी हैं बहुत सारे, उसके बावजूद भी वो लोग एमपी बन करके पॉलिटिकल लीडर बने बैठे हैं। उनके अगेंस्ट में इतने हेनियस क्राइम, फॉर एग्जांपल रेप और मर्डर के केसेस भी चल रहे हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट उन्होंने दिए। मुद्दा क्या चल रहा था कि वहाँ पर सिंगापुर की असेंबली में जो अपोजिशन लीडर्स थे उनसे डिबेट चल रही थी, तो डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ पर और डेमोक्रेसी डिक्लाइन कैसे कैसे कर रही है, इस पर बात चल रही थी। तब ये इंडिया का एग्जाम्पल उन्होंने कोट कर दिया। इस बात को लेकर के इंडिया की तरफ से एकदम से उनको क्रिटिसाइज किया गया, एक तरीके से प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया गया कि सिंगापुर के पीएम इंडिया के स्टेटमेंट को कैसे, इंडिया को इस तरीके से कैसे मतलब कहते हैं ना डिफेमेशन कैसे कर सकते हैं इंडिया की। जबकि ये जो डेटा है ना, ये किसके बेसिस पे अवेलेबल है, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस एसोसिएशन के अंडर में सीधा सा ये क्लियर है कि लोकसभा में 2019 के जो इलेक्शन हुए थे ना, उसके बाद में लगभग 233 ऐसे एमपीज गए हैं जिनके अगेंस्ट में कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज लिए हुए हैं, और ये क्रिमिनल चार्जेस कहीं से छुपे हुए नहीं है, उन्होंने खुद ने सेल्फ डिक्लेयर्ड एविडेविट्स होता है ना,
उनमें लिख करके बताया है। इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंटली एकदम क्लियरली उनका खुद का लिखा हुआ है कि हमारे खिलाफ में भाई कार्रवाइयाँ चल रही हैं क्रिमिनल केसेस के चलते। इसका मतलब हमारी लोकसभा में लगभग 43% एमपीज ऐसे हैं जिनके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, और उसी चीज़ को वहाँ पर कोट किया गया जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ गलत तो नहीं बोला सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने। तो ऐसे में गवर्नमेंट को सोच समझ करके, या हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको अपनी खुद के करेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने आप को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, और हैं भी हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो उस केस में मुद्दा ये आ जाता है कि डेमोक्रेसी में तो भाई डिसेंट, डिबेट या डिस्कशन, है ना, इन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो ऐसे में डेमोक्रेसी हो तो आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो आप सुनो उनको और कमियों को करेक्ट आउट करो। तो ऐसे में यहां पर स्टेटमेंट जो गया है इंडिया की तरफ से, एडिटर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सेल्फ डिक्लेरेशन में जब ये बोल दिया कि हमारे खिलाफ में क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, उनको अगर कोई बोल करके हाईलाइट करे कि देखो किस तरीके से थ्रू आउट वर्ल्ड डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन कर रही है, तो उस चीज़ पे आपको इस तरीके से ऑफेंडेड फील नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से बाहर की कंट्रीज़ के द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उनको हम एंटी इंडिया बोल देते हैं, और वो भी इस बेस पे कि हाँ जी ऐसा है इंडिया में, जो कि हम खुद एक्सेप्ट करते हैं हमारे देश में। तो बोलो वो चीज़ ठीक बात नहीं होगी, वो फिर तो वही बात होगी, ये इग्नोरेंस हो गई। इग्नोरेंस का मतलब तो ये हो गया कि आप ठीक नहीं करना चाहते हो, आपकी कमियों को आप समझना ही नहीं चाहते हो, तो वो बात आ गई। दूसरा, सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ के साथ में हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, अच्छी रिश्तेदारी चलती है हमारी उसके साथ में, ठीक है जी। इसके अलावा हिजाब वाला मुद्दा जो चल रहा है कर्नाटका में, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए, तो उसको लेकर के भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया, उनको आड़े हाथ लिया। तो बोले ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें सोच समझ करके फिर स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें तो हम डोमेस्टिक, वही बात आ गई एंटोनियो गुटरेस वाली बात, कि जो नेशनल इश्यूज़ हैं वो इंटरनेशनल इश्यूज़ पर हावी हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि हम हमारी पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रमोट करने के चक्कर में, वोट बैंक को हार्नेस करने के चक्कर में, इंटरनेशनली हमारी इमेज जो है उसको हम बिगाड़ते चले जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता कब बिगड़ गई। तो ऐसे में इंडिया ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए हैं, तो राइटर का ये कहना है, एडिटर का, कि जी इंटरनेशनल रिस्पेक्ट जो है वो हमारी कहीं ना कहीं डाउन गई है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। इसके आगे देखें लास्ट आर्टिकल हु वी आर। देखो इस आर्टिकल में ये बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो हम अपने आप को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं। हमारे सभी सिटीजन को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी इनको प्रमोट करने की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की प्रमोट करने की बात करते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस को एक बार हटा करके हम रियलिटी की तरफ अगर नज़र डालें, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2019 के हिसाब से अगर देखें तो 2021 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 7.87 बिलियन। तो ऐसे में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और 2022 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी एंड तक? 1.4 बिलियन। इसका मतलब टोटल इस प्लेनेट की पॉपुलेशन का 17% पॉपुलेशन इंडिया में रिजाइड करेगी। तो ऐसे में बात ऐसी है कि अगर हम पूरी दुनिया पे नज़र डालें तो इंडिया में हमारे यहाँ पर दुनिया का लगभग आप देख सकते हो कितनी पॉपुलेशन जो है वो रह रही है हमारे यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर देखें, वेस्टर्न यूरोप की बात कर दो, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, इनकी अगर बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो एजेड होती चली जा रही है, बूढ़ी होती चली जा रही है, और हम जो है एक यंग कंट्री है जहाँ पर एवरेज एज कितनी आ रही है? 28.4 ईयर्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखें तो ये बड़ी एनकरेजिंग है। पर यहाँ पर राइटर जो हैं वो बोल रही हैं कि मैं एक लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो मेरे सामने इतने सारे केसेस आते हैं जहाँ पर मुझे देखने को मिलता है कि मेरे देश में अभी भी क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चीज़ें इमर्ज होकर के आ रही है। तो इसमें एक तो इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर जो मैरिज का जो ट्रेंड है वो देखें, हमारे यहाँ पर जो फूड इनटेक का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखें, तो उन चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं हम उन्हीं चीज़ों पे कंटिन्यू कर रहे हैं जो चीज़ें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स किया करते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो SC/ST कम्युनिटी में लगभग 82% इंडिविजुअल्स हैं जो कि मीट कंज्यूम करते हैं, OBCs में 68% और अपर कास्ट में 65%। ठीक है, इसके अलावा शादियों की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर अरेंज मैरिज अभी भी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी भी शादियाँ होती हैं उनमें से 93% तो अरेंज मैरिज होती हैं, और बाकी 3% ऐसी होती है जो कि लव मैरिज है, और 2% ऐसी है जो कि लव कम अरेंज, दैट मीन्स रिश्तेदारों ने मिलाया फिर उसके बाद में उनकी शादी
हो गई। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर देखें तो 94% हमारे यहाँ पर अरेंज मैरिज होती रहती हैं। इसका मतलब एक इंडिविजुअल के पास में प्रॉपर राइट नहीं है। अब अरेंज मैरिज अगर हो रही है तो इसका मतलब सेम कास्ट सेम रिलीजन में शादियाँ हमारे यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस जो मैरिजेज हैं वो हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। इसके अलावा और आगे डेटा बताया जा रहा है कि किस तरीके से, हाँ, एजुकेशन का इम्पैक्ट सीधा सीधा है कि अगर किसी लड़की की एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन तक ही है तो उसकी शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। ये भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसके अलावा एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा सा डिले भी आता है, तो एजुकेशन अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यही चीज़ें बताई जा रही है बार बार। तो इस पर एक बार आप खुद से नज़र डालना चाहो तो डाल देना। मेन मेन जो बातें थी वो हमने देख ली है कि इंडियन सोसाइटी का क्या अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी था हमने देख लिया डिटेल में। थैंक यू वेरी मच।